Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चले बेटा तो शुरू करते हैं करेंसी स्वैप्स। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मतलब लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है वो हमने समझा था। मैंने पहले भी बोला था देर आर मोर देन 6 टाइप्स ऑफ स्वैप्स आर देयर। तो उसमें से एक है करेंसी स्वैप। अगेन फॉर एमबीए और एमकॉम के लिए शायद ये फिनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होगा। फॉर अदर्स इट माइट बी पार्ट ऑफ फॉरेंसिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स मैनेजमेंट और फॉरेंसिक अकाउंटिंग वॉट एवर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेंसी स्वैप। अलग अलग वेटेज के हिसाब से पूछा जाता है, कुछ जगह पे 4 मार्क में आता है, कुछ जगह पे लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ जाता है। तो समझते हैं करेंसी स्वैप होता क्या है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो सेम वैसा ही कुछ है यहाँ पे। एग्जाम्पल भी सेम वैसा ही है, बस कुछ कंडीशंस यहाँ पे अलग है। तो मीनिंग पे जाने से पहले या इंट्रोडक्टरी पार्ट पे जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से कि करेंसी स्वैप होता क्या है। अब देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कंपनी XYZ और कंपनी ABC। अब XYZ जो है वो मुंबई में थी और ABC जो थी वो बेंगलोर में थी, मतलब सेम कंट्री। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है। दो अलग अलग कंट्रीज में जब कंपनियां होती है, मतलब यहाँ पे हमारे एग्जांपल में हमें पता चल रहा है कि भाई XYZ कहाँ पे है। XYZ जो है वो यूएस की एक कंपनी है और ABC कहाँ पे है, वो इंडिया की एक कंपनी है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सेट किया है। दोनों अपनी अपनी कंट्री में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब XYZ को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बिजनेस इंडिया में खोलना चाहिए, मतलब XYZ की एक ब्रांच जो है वो इंडिया में होनी चाहिए। तो वो ब्रांच स्टार्ट करने के लिए फंडिंग मतलब इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, फंड चाहिए उनको बहुत सारा। सेम वे इंडिया की ही कोई एक कंपनी है ABC, वो सोच रही है कि मुझे मेरी कंपनी का एक ब्रांच यूएसए में एंटर करना चाहिए, मतलब एस्टाब्लिश करना चाहिए। देखिए, दो अलग अलग कंपनियां अलग अलग कंट्री में एंटर होना चाहती है। अब आप एंटर तो होना चाहते हो लेकिन पैसा भी अच्छा खासा लगेगा। अब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, आप लोन ले लीजिए। मतलब ABC जो है वो यूएसए में अपनी ब्रांच ओपन करेगा तो उसको पैसा चाहिए, वो बैंक से लोन ले लेगा। सेम वे XYZ जब इंडिया में आएगा तो वो भी लोन के लिए अप्लाई करेगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, जब XYZ इंडिया के अंदर आ रहा है तो उसको 8 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 8 करोड़। क्लियर। और वो बैंक से लोन लेने जा रहा है और बैंक में क्या इंटरेस्ट चल रहा है, XYZ को ऐसा बोला गया कि भाई तुझे, तू फॉरेन की कंपनी है तो तेरे से हम ब्याज ज़्यादा लेंगे, तेरे पे भरोसा नहीं कर सकते हम, तो हम तेरे से 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने को हम तैयार है। अब वही सेम इंडिया में देखिए, XYZ इंडिया में आके लोन ले रहा है। अब इंडियन कंपनी अगर लोन लेने जाए तो वही 8 करोड़ वाली लोन जो है वो इंडियन कंपनी को 12% पे मिल रही है, बहुत सस्ते में। कंट्री सेम है, बस कंपनियां अलग अलग है, उसकी वजह से बैंक अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। गोरों को ज़्यादा हम लोग चार्ज करेंगे क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्री के नहीं है। सेम वे देखिए, वो हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो भी हमारी कंपनियों पे ट्रस्ट नहीं करते। अब समझो ABC वहाँ पे पहुँच गया अपनी ब्रांच लेके। अब वहाँ पे तो डॉलर चल रहा है, तो उसको पैसों की ज़रूरत है 10 लाख डॉलर। यहाँ पे मैं डॉलर में बात कर रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि यूएसए में डॉलर करेंसी है। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में जो हमने देखा इंडिया वाले, वहाँ पे रुपीज़ है। अब यहाँ पे 10 लाख डॉलर की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे बोला है कि $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल सेट किया है। करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल को समझने के लिए एक सिंपल रेट लिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो 10 लाख डॉलर चाहिए, अगर इसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 8 करोड़ ही हो जाएंगे। क्लियर। मतलब मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि दोनों ब्रांचेस को मतलब अपनी अपनी जगह पे एस्टैब्लिश होने के लिए 8 करोड़ की ज़रूरत है। बस इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 10 लाख डॉलर हो रहे हैं, मतलब 10 लाख डॉलर की लोन की ज़रूरत है। और वो जब लोन लेने जा रही है ABC यूएसए की बैंक में किसी के पास, तो बैंक बोल रही है हम 10% इंटरेस्ट रेट लेंगे। और अगर वहाँ की कंपनी होती जैसे कि XYZ, तो उस ऐसी कंपनियों के पास वो 6% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, मतलब 4% ज़्यादा हमसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी कंट्री के नहीं हैं। जैसे वो हमारे यहाँ पे आए तो हमने भी 4% ज़्यादा चार्ज किया। अब कंपनी ऐसा सोचेगी यार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो बहुत महंगा पड़ेगा, XYZ को भी महंगा लगेगा और ABC को भी महंगा लगेगा कि भाई इतनी बड़ी महंगी लोन तो नहीं लेनी चाहिए।
अब दो रास्ते आपके पास बचते हैं। पहला रास्ता ये बचता है कि एबीसी खुद इंडियन रुपी में लोन ले ले इंडिया के अंदर। क्यों? इंडिया के अंदर उसको सस्ते में लोन मिल रही है। 12% लेके चलो आप। अब वो 12% लेके उसको भेजेगा यूएसए की ब्रांच के पास कन्वर्ट करके डॉलर में, और फिर एबीसी के पास पैसा आ जाएगा। लेकिन जब आप कन्वर्ट करोगे तो अच्छा खासा चार्ज लगता है, कन्वर्जन चार्ज, प्लस जो इंटरनेशनल टैक्स होते हैं वो लग जाते हैं। तो आते आते बहुत सारा पैसा बीच में कट जाता है। पता चला? तो यहाँ पे एबीसी के पास पैसा आते आते, चलो 8 करोड़ को मैं कन्वर्ट कर दूँ तो $10 लाख बन जाएंगे। लेकिन कटते कटते शायद एबीसी के पास 10 लाख डॉलर पहुँचे ही नहीं। कन्वर्ट होते होते उसके पास शायद 9 लाख या $9.5 लाख जितना ही पहुँचे। हो सकता है, ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। कन्वर्जन जो चार्ज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्लस जो इंटरनेशनल टैक्स लगते हैं वो अलग। सेम वे एक्स वाई जेड भी यही सोचेगा, मैं इतनी महंगी लोन क्यों मेरे इंडिया से लूँ, मैं अपनी कंट्री से ले लेता हूँ। मैं यहाँ से $10 लाख का लोन ले लेता हूँ, उसको कन्वर्ट करके 8 करोड़ बना के भेज दूंगा। लेकिन अगेन उनको भी एक प्रॉब्लम आएगी, क्या? अभी तो पैसा बचा हुआ दिख रहा है, लेकिन कन्वर्जन रेट करने बैठेंगे तब महंगा पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे कंपनियों को कुछ भी हो लोन लेनी ही है, क्योंकि कन्वर्जन के बाद कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो बेटर आपको जो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले ले लीजिए। तभी बीच में एक इंटरमीडियरी आ जाता है जिसे हम लोग स्वैप बैंक कहते हैं। क्लियर? जो आप दोनों पार्टियों को मिलवाएगा, क्योंकि दोनों को सेम पैसा चाहिए, सेम टाइम पीरियड के लिए चाहिए। समझो कि दोनों को 5-5 साल के लिए लोन चाहिए, मतलब दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों कंट्रियाँ अपोजिट है। मतलब यूएसए वाला इंडिया में आ रहा है, इंडिया वाला यूएसए में जा रहा है। एक को डॉलर चाहिए, एक को रुपीज़ चाहिए। सेम ऑपोजिट पोजीशन में बैठे हैं, सेम रिक्वायरमेंट के साथ ऑपोजिट सिचुएशन में बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वैप बैंक आएगी और दोनों को मिलवा देगी, बोलेगी कि एक काम करते हैं, देखिए एक्स वाई जेड जो है उसको 8 करोड़ चाहिए, 16% पे मिल रहा है, और आपको 12% पे मिल रहा है इंडिया में। तो एक काम करिए, आप बैंक से लोन लीजिए, एबीसी के पास लोन दिलवाएंगे, और वही 8 करोड़ फिर वो एक्स वाई जेड को दे देगा, बिना कोई एडिशन के, बिना कोई एडिशन के। अब 12 करोड़ 8 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब एक्स वाई जेड को कितना पे करना है? सिर्फ 12% पे करना है। किसको? एबीसी को। और एबीसी फिर वो बैंक को चुका देगी। सर इसमें एक्स वाई जेड को तो फायदा हुआ, एबीसी को क्या फायदा हुआ? एबीसी को भी हो रहा है। क्यों? यहाँ पे जो यूएसए में चल रहा है 10% वाला रेट, यहाँ पे 6% में एक्स वाई जेड को मिल रहा है। तो वो बोले कि तू एक्स वाई जेड तू लोन ले और मुझे पैसा दे, बिना कोई एडिशन के। मतलब एक्स वाई जेड बैंक से लोन लेगी और एबीसी को दे देगी, उसकी ब्रांच को, और फिर ये यूज़ करके 6% इंटरेस्ट देगा। तो इसको भी 4% का फ़ायदा हुआ, इसको भी 4% का फ़ायदा हुआ। तो इसे कहते हैं करेंसी स्वैप। इसे क्या कहते हैं? करेंसी स्वैप। अब सर हमने प्रीवियस वीडियो देखा, उसमें भी तो ऐसा ही था, लोन एक्सचेंज कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट अलग अलग थे। अब उसमें और इसमें दो फ़र्क है, बेसिक से फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। पहला, इंटरेस्ट रेट स्वैप में कंट्री सेम होती है, मैंने क्या कहा था, डोमेस्टिक लेवल पे होता है वो, जबकि यहाँ पे दो कंट्री बदल जाती है। दूसरा फ़र्क ये, करेंसी बदल जाएगी। वहाँ पे दोनों रुपीज़ वाली लोन थी, यहाँ पे दोनों अपोजिट करेंसी में होगी। मतलब एक रुपी होगा तो एक डॉलर होगा, या यूरो या डॉलर होगा, मतलब दो अलग अलग कंट्रियों की करेंसी होगी। आप और भी डिफरेंसेस देख सकते हो, ले देखना चाहो तो, जैसे कि आपने जब लोन फॉरवर्ड की यहाँ पे, तो ए बी सी को 12 में मिला तो उसने आगे 12 में ही फॉरवर्ड किया। एक्स वाई जेड को 6% पे मिला तो उसने ए बी सी की ब्रांच को 6% पे ही दिया, अपना कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया उसने। पर इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होते हैं। क्लियर? एक पार्टी 6% पे लोन ले रही है तो आगे वाली पार्टी को 6.5% पे देती है। तो ये माइनर से डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस समझने हो मैं जो बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप पहले देखना पड़ेगा, और फिर कंटिन्यूसली आप करेंसी स्वैप को समझिए। तो क्या होगा, दोनों टॉपिक को काफ़ी अच्छे से आप समझ पाओगे। क्लियर? तो आई होप सो आपका ये एग्जाम्पल दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि करेंसी स्वैप होता क्या है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर पूछते हैं 7 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली आता है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो करेंसी स्वैप का मीनिंग लिख दीजिए, एक इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि भाई करेंसी स्वैप क्या होता है। जब व्हेन वन कंपनी एस्टैब्लिश्ड देयर ब्रांचेज इन अनदर कंट्री, एट दैट टाइम दे आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, एंड फॉर दैट पर्पज दे हैव टू रेज फंड फ्रॉम द बैंक, बट they had been charged with a higher interest rate. So at that time what we have to do, we have to
tie up with another company, or not a tie up, but we have to do a swap agreement, currency swap agreement with another company. And what they will do, they will give you the loan. First of all, they will borrow the loan from bank, and at the same interest rate they will forward money to you. And in exchange of that, what they will do, they will also demand for the same, because they have also branches in your country. ऐसा कुछ आप इंट्रोडक्टर लिख दीजिए. फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप एक एग्जाम्पल दीजिए, जो आपने यहाँ पे देखा है यही आप ड्रॉ कर दीजिए, और फिर यही एग्जाम्पल को आप समझा दीजिए नीचे कि ऊपर के एग्जाम्पल में ये कहना चाहता हूँ. मतलब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे प्लस ये एग्जाम्पल दोगे तो आपका आंसर आराम से 1.5 से 2 पेज का हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करोगे आपके आराम से उसके ही 3-4 पैराग्राफ हो जाएंगे. तो 2 पेज उसके हो गए, इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल. क्लियर, लास्ट टाइम की तरह ही है. अब उसके बाद आप लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेंसी स्वैप. क्लियर, देयर आर मोर देन 10 और 12 कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर, 10 से 12 है. तो वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहला डिफरेंस कैरेक्टर क्या है? अ करेंसी स्वैप इज पॉसिबल बिटवीन 2 पार्टीज विथ ऑपोजिंग नीड्स. क्लियर, ये ऐसी पार्टियों के बीच में हो सकता है जो अलग अलग कंट्रियों में हो या अलग अलग कंडीशंस में काम कर रहे हो. मतलब कंडीशंस तो नहीं कह सकते, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी में कर रहे हो, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट सेम जैसी हो. क्लियर, तो यहाँ पे होता है. दूसरा, विन विन सिचुएशन. इसमें दोनों पार्टियों को फायदा है. अब तक क्या हो रहा था? गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था. इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था, यूएसए में मतलब बैंक को, गवर्नमेंट को तो नहीं, बैंक को फायदा हो रहा था. लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? बैंक को गुमराह कर दिया और लोन को अंदर अंदर घुमा के फायदा खुद के पास रख दिया. यहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है. नॉर्मल प्रिंसिपल हैज़ टू बी द सेम. कुछ चीज़ें सेम होनी चाहिए, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों कंट्री में सेम जैसा होना चाहिए, एक्सचेंज रेट दोनों जगह सेम होना चाहिए, मनी की रिक्वायरमेंट दोनों जगह सेम होनी चाहिए. क्लियर, नॉर्मल प्रिंसिपल अप्लाई करना है आपको, तब ये स्वैपिंग हो सकता है. अगर इंटरेस्ट रेट दोनों जगह पे अलग अलग है, करेंसी रेट आप जो है वो अलग अलग प्रीफर करते हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में अलग अलग करेंसी रेट प्रीफर किया जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट प्रीफर करते हैं, तो ये नॉर्मल प्रिंसिपल में नहीं आएगा. क्लियर, तो ये एक चीज़ याद रखिए. द टाइम हॉरिजॉन हैज़ टू बी द सेम. यहाँ पे भी 10 साल की लोन चाहिए तो वहाँ पे भी 10 साल की ही चाहिए. क्लियर, टाइम अलग अलग नहीं रख सकते. हाँ, लंबा रखना है टाइम, छोटा रखना है, आप जैसा रखना है रखिए, लेकिन दोनों पार्टियों का लोन ड्यूरेशन जो होगा वो सेम होगा, तब जाके दोनों को फ़ायदा होने वाला है. रिस्क इन्वॉल्व, यस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि करेंसी रेट जो होते हैं वो कभी कभी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपकी लोन के ऊपर भी उसकी, क्योंकि उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी असर करेगा वो. प्लस दूसरा चीज़ क्या है कि पार्टीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते भाई, दोनों जानते नहीं एक दूसरे को, अचानक से मिले तो कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ऐसी चीज़ों पे. डिफ़ॉल्ट रिस्क, अब देखिए ये तो हमेशा रहेगा. ज़रूरी नहीं दोनों कंपनी अच्छी हो, एक कंपनी अच्छे से काम कर रही है, दूसरी बरोबर काम नहीं कर रही है, दूसरे के बहुत सारे पास्ट रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, तो ऐसी कंपनी के डूबने के चांस या भाग जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा है. तो आप अगर उनके साथ एग्रीमेंट करोगे ऐसा, तो दोनों लोन में आप फंस जाओगे. क्लियर, वो तो निकल जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट से. तो ये एक चीज़ है, जितना वो आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन रिस्क भी उसके अंदर उतना ही है. 4% बचाने के चक्कर में 8 करोड़ का फटका लग सकता है आपको. स्वैप बैंक, ये भी एक कैरेक्टर है कि भाई दोनों को मिलवाने का काम कौन करता है? स्वैप बैंक करता है, और ये फ्री में नहीं होता. ये स्वैप बैंक दोनों पार्टियों की तरफ से थोड़ा कमीशन चार्ज करती है. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइज. देखिए आप कितने का भी लोन लीजिए, करेंसी स्वैप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 8 करोड़ 10 करोड़ जितना लेना है, 500 करोड़ 1000 करोड़, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है स्वैपिंग करिए. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टेन्योर. आपको 5 साल 10 साल 15 साल 100 साल जितना लेना है लंबा ले लीजिए लोन, वो तो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर, तो टेन्योर का भी कोई कंडीशन नहीं है. ISDA स्टैंडर्ड, दैट इज इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, जो ISDA के स्टैंडर्ड्स है, रूल्स बने हुए हैं, आप दोनों कंपनियों को फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव एग्रीमेंट एक तरीके का फॉरवर्ड एग्रीमेंट है स्वैपिंग. तो ये जो एसोसिएशन ने रूल्स बनाए वो आप फॉलो करिए, उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप स्वैपिंग कर सकते नहीं हो. कैपिटल एडिक्वेसी, कि भाई आपके पास पैसा अच्छा खासा होना चाहिए कंपनी, दोनों कंपनियों के पास, क्योंकि आपने लोन तो लिए लेकिन लोन रीपे भी करनी है, मतलब आपकी पास्ट रिकॉर्ड कैपिटल एडिक्वेसी सब अच्छा होना चाहिए.
रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल, भाई एफआरए ने जो बोला है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के हिसाब से जितना कैपिटल कंपनी को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है वो रखना पड़ेगा। क्यों? जिस दिन कैपेसिटी नहीं होगी उस रिजर्व में से पैसा चुकाएंगे। तो एफआरए के हिसाब से जितना कैपिटल आपको अपने पास रखना चाहिए उतना तो आपके पास होना ही चाहिए कंपलसरी। बेंचमार्क रेट कि भाई जो रेट ऑफ स्वैपिंग है वो दोनों जगह सेम हो गए, क्लियर, और प्रॉपर प्रीसाइज स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से हो गया, अपने मन का नहीं होता वो, क्लियर। जैसे यहाँ पे हमने स्वैपिंग 4% के बेनिफिट पे की है तो दैट इज़ बेसिक स्टैंडर्ड, क्लियर, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है दोनों में। तो बेंचमार्क रेट आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई करेंसी स्वैप होता क्या है। तो आप क्या करिए, इंट्रोडक्शन लिखिए करेंसी स्वैप का थोड़ा सा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए, उस एग्जाम्पल को समझाइए, तो आराम से आपका 1.5 से 2 पेज